अब हमारा अगला टॉपिक जो है दिस इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। अब ऐसा है कि जैसा आपको पानी के एग्जाम्पल लेके मैंने बताया कि इस तरह से जब आप ऐसा दो नीडल्स को अप एंड डाउन करेंगे, पानी के अंदर डुबाएंगे बार बार, तो उसमें वेव्स बाहर निकलेंगी, जिसमें वेव्स आपस में मिक्स हो जाएगी और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रेस्ट या ट्रफ की सीरीज क्रिएट हो जाती है, रुक जाता है सांकड़ी। तो बेटा देखिए यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे कि क्या बात कर रहा था मैं कि यहाँ पे जब आप पानी के अंदर इस तरह से डुबाते हैं दोनों नीडल्स को तो वहाँ पर वेव्स क्रिएट होते हैं और हम लोग कुछ इस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रेस्ट और क्रेस्ट एक साथ मिले, यहाँ ट्रफ और ट्रफ एक साथ मिले। थोड़ा मेरा बनाने में गड़बड़ हुआ है, इसी वजह से ये पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि मैं रफ हैंड से मैंने बनाया है। वैसे वो सीधी लाइन में आना चाहिए। ये सभी के सभी जो आप देख रहे हैं, जो डॉट से मैं बना रहा हूँ, ये सभी के सभी कैसे आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। जब आप चॉप एंड पेंसिल का इस्तेमाल करके बनाओगे तो वो आ जाएंगे। मैंने रफ हैंड से बनाया इसलिए वो आड़े टेढ़े चले गए, ऊपर नीचे चले गए। आई बात समझ में? तो और इसी तरह से मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पर क्रेस्ट एंड ट्रफ आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पर क्रेस्ट एंड ट्रफ आपस में मिल रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ आपस में मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ जहाँ मैंने डॉट पॉइंट से बताया है तो भैया वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो सभी पॉइंट्स पे क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल रहे हैं एक साथ, या फिर ट्रफ और ट्रफ मिल रहे हैं। और जहाँ मैंने क्रॉस करके बताया है तो वहाँ पे आप क्या देख सकते हैं बेटा, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो लाइट के मामले में ऐसा होता है कि अगर मान लो ये दो सोर्सेस ऑफ लाइट होते, अगर ये दो सोर्सेस ऑफ लाइट होते तो क्या होता, लाइट इस तरह से लगातार इस रास्ते पे क्या देती आपको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लगातार इस रास्ते पे आपको क्या देती, आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लगातार इस रास्ते पे आपको क्या मिलता, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां इंटेंसिटी क्या होती है, 0। और जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां तो इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, डबल हो जाती है, एम्पलीट्यूड है ना, 4 टाइम्स बढ़ जाती है इंडिविजुअल के। तो अब होगा क्या, जब मैं यहां से ऐसा लगातार देखता हूं ना तो यहां एक ब्राइट पॉइंट क्रिएट हो जाता है, और यहां से जब मैं यहां लगातार देखता हूं तो यहां एक डार्क पॉइंट क्रिएट होता है। मैं अगेन बोल रहा हूं कि ये बहुत रैंडम बनाया हुआ है, इसलिए आड़े टेढ़े बन रहे। अगर मैं असल में आपको बताने की कोशिश करूं कि ये पैटर्न कैसा बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। आपको जस्ट मोमेंट देखो, ये कुछ पैटर्न ऐसा बनेगा, ये दिख रहा है आपको, बीच में एक ब्राइट पॉइंट नजर आ रहा होगा आपको, थोड़ा गैप से ब्राइट पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। तो ये जो गैप्स है, ये जो यहाँ जो गैप आ रहा है वो डार्क पॉइंट है, या डार्क बैंड बोलते हैं। जो गैप आ रहा है ना ये लाइट में, तो उसे क्या बोलते हैं, डार्क बैंड। और जो ये ब्राइट बैंड्स आ रहे हैं, स्पॉट्स आ रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्राइट बैंड, है ना। डार्क बैंड, ब्राइट बैंड। बैंड की जगह फ्रिंज भी इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड फ्रिंज। जनरली सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड, फ्रिंज करके इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंटरफेरेंस में हम लोग देखते हैं कि भैया हुआ क्या, यहां पर से ऐसी वेव्स आपस में लगातार इस रास्ते में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता रहा, उसी बाजू वाले रास्ते पे लगातार क्या होता रहेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आपको फिर वो क्या दे देगा, एक डार्क बैंड, और ये वाला क्या दे देगा, ब्राइट बैंड। तो यहां एक सीरीज ऑफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क बैंड क्रिएट हो जाते हैं लाइन से, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, है ना। तो इसको कहते हैं आपका इंटरफेरेंस पैटर्न। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इंटरफेरेंस पैटर्न। ये जो एक सीरीज आती है ना, ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क, इस तरह जो सीरीज आती है, इसको क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस पैटर्न। आया समझ में आपको? ये क्यों आया है, लाइट के आपस में मिक्स होने की वजह से, है ना। इस तरह से ये पैटर्न क्रिएट हो गया है, एक जबरदस्त डिजाइन क्रिएट हो गई। ओके चलो माना, है ना। मगर ये इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करना आसान नहीं है, इसकी कुछ शर्तें हैं जिसको हम लोग कहते हैं कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न। कंडीशंस फॉर स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान देना। कंडीशन फॉर स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न, क्या कंडीशन है? कंडीशन पहली ये है, द टू sources of light
शुड बी इक्वली ब्राइट। दोनों सोर्सेस ऑफ लाइट जो है वो इक्वली ब्राइट होना चाहिए, है ना, बिल्कुल इक्वली ब्राइट होना चाहिए। क्यों मालूम क्या? अगर वो इक्वली ब्राइट नहीं हुआ तो जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ ना, अपन क्या चाह रहे कि पैटर्न कैसे नजर आए, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। बोले डार्क क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पर वेव्स आए थे, पहुंचे थे, मगर उनका क्या हुआ था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होते? बोले एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होते। एम्पलीट्यूड्स क्या होते? सब्ट्रैक्ट होते, है ना। मतलब ये हुआ कि एक वेव जब पहुंची होंगी तो उसका एम्पलीट्यूड प्लस 10 सेंटीमीटर होगा, दूसरी वेव का क्या होगा? -10, फिर ऐड होके क्या हो गया? 0। अगर मान लो, जो गौर से सुनना बाद में लिखना, अगर ये दोनों वेव्स इक्वली ब्राइट नहीं हुए तो मसला क्या जाएगा? तुम सोचो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां हो रहा है वहां मसला नहीं, वो तुमको ब्राइट मिल जाएगा, मसला जाएगा डार्क बैंड पे, क्योंकि वो टोटल डार्क नहीं आएगा फिर। बोले क्यों सर? अब एक वेव आई, मान लो इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है तो इसकी एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर का है, दूसरी वेव जो आ रही है उसका एम्पलीट्यूड मान के चलो 8 सेंटीमीटर का है। वो आया और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है। अब जब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है तो जब ये वेव्स आपस में मिलेंगे तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो पहले क्या हो रहा था? 0 हो जा रहा था, अब क्या हो रहा? 10 - 8 2 हो रहा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ क्या? नहीं। कितना रह गया? 2 सेंट। कितना रह गया? 2 सेंटीमीटर। और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर रह गया, यानी थोड़ा सा एम्पलीट्यूड रह गया, तो उसका इंटेंसिटी भी आएगा थोड़ा सा। तो वो जो पैटर्न आपको ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क मिल रहा था, वो कैसा मिलेगा? मतलब क्या? मोर ब्राइट लेस ब्राइट, मोर ब्राइट लेस ब्राइट, मोर ब्राइट लेस ब्राइट। तो इस तरह से समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से ब्राइट शुरू हो रहा, कहाँ से ब्राइट खत्म हो रहा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। इसीलिए आपको क्या चाहिए? आपको टोटल ब्राइट और टोटल डार्क चाहिए, इसीलिए आपको दोनों लाइट का इंटेंसिटी सेम होना जरूरी है। मैं जो ये रीजंस बता रहा हूँ ना, ये असर्शन एंड रीजन में आ सकता है। इस स्टेटमेंट्स पे ध्यान रखना है कि अगर ब्राइट डार्क नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये सब चीज़ों को गौर से सुनना। मैंने क्या बताया? अगर ब्राइट इक्वली ब्राइट नहीं रहा तो वो जो पैटर्न है वो आपका ब्राइट एंड डार्क नहीं आएगा, मोर ब्राइट लेस ब्राइट, मोर ब्राइट लेस ब्राइट आएगा। समझ में आया? अब इसको पता नहीं वो कैसा सेंटेंस में डाल के दे सकते हो। दूसरा, 2 sources of light should be monochromatic। दोनों सोर्सेस ऑफ लाइट जो है वो मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमैटिक मतलब क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना चाहिए। ये मोनोक्रोमैटिक है। ये क्या है? नॉन मोनोक्रोमैटिक लाइट है। देखो फ्रीक्वेंसी कैसी है? सेम है, ये अलग अलग है। अब फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी तो क्या होगा भैया? अगर मान लो ये वेव को इसी वेव के साथ मैं मिक्स कर रहा हूं तो तुमको लगता कि वो प्रॉपर तुमको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दे पाएगा? नहीं। अगर ऐसी 2 वेव्स को आपने मिक्स किया जो कि मोनोक्रोमैटिक नहीं है तो इंटरफेरेंस तो छोड़ो, आपको कलरफुल बैंड नजर आ जाएगा, है ना। वो पूरा कलरफुल बैंड, वो सातों के साथ कलर नजर आएंगे, विबग्योर जैसे कलर्स नजर आ जाएंगे आपको। तो याद रखना, अगर 2 वेव्स ऑफ लाइट मोनोक्रोमैटिक नहीं रहा तो आपको क्या नजर आएगा? कलरफुल बैंड नजर आएगा। ठीक है। तीसरा, 2 sources of light should be coherent। 2 sources of light should be coherent। 2 sources of light जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? बहुत अच्छे रहेंगे। अबे नहीं रहे, should be coherent, coherent रहेंगे 2 sources of light, coherent। अब coherent होने का मतलब क्या? अरे थोड़ी देर पहले तो पढ़े, फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए? फिक्स। बोले ऐसा क्यों? अगर नहीं रहा तो क्या? अरे बहुत मसले हो जाएंगे। जिस जगह पे पहले ब्राइट बैंड था थोड़ी देर के बाद डार्क बैंड आ जाए। अरे भैया बार बार फेज एंगल चेंज हो रहा ना, तुमने बड़े उससे लोकेट किया, अरे सर मुझे मिल गया ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं बोलूं बता किधर? इधर। थोड़ी देर के बाद मतलब जरा गौर से देख तो क्या देखा? अरे ये तो कंस्ट्रक्टिव हो गया, ब्राइट आ गया, है ना। फिर थोड़ी देर बाद डिम हो गया, डार्क हो गया, फिर ब्राइट हो गया। अबे कैसा हो रहा? मैं इधर है कि इधर? कहाँ है? क्या हो क्या रहा है? तो मसला क्या मालूम क्या? वो जो वेव्स है ना उनके बीच में का जो एंगल है, फेस एंगल जो फिक्स होना चाहिए वो फिक्स नहीं है, वो बार बार बदल रहा है। मान लो पहले फेस डिफरेंस 0 था, मतलब फेस एंगल मान लो 0 डिग्री था, तो उसने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे दिया, है ना। जैसे जैसे 0 से 180 डिग्री की तरफ जा रहा है, इंटेंसिटी क्या हो रही? कम होते जा रही। 180 डिग्री पे क्या हो गया? 0 हो गया, पूरी डार्क हो गया। फिर वो तो गोल गोल घूम रहा ना वो वेव, उनके बीच में का फेस डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट नहीं है, तो वापस से फिर वो 0 पे आएगा।
तो ये चक्कर में क्या हो रहा है कि वो जो एक जगह पे ब्राइट था वो थोड़ी देर के बाद क्या आ जा रहा है वहां पे, डार्क। अरे भाई समझ रहे क्या तुम, है ना, एक जगह पे एक वेव्स पहुंचेंगे, अब मैं बोलूँ उनके बीच में का एंगल फिक्स है, बोले कितने का फर्क है, 0 डिग्री का। हाँ तो बोले क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा कितने का फर्क है, 180 डिग्री का। हाँ क्या रहेगा, डिस्ट्रक्टिव। मगर मान लो वो एंगल बार बार बदल जा रहा, वो एंगल बार बार बदल रहा, तो फिर मसला क्या जाएगा, कभी वहां कंस्ट्रक्टिव था तो कभी वहां पर डिस्ट्रक्टिव था, तो कोई बात फिक्स हो रही है यहाँ पे नहीं। तो इसी वजह से दो बोले कि दोनों सोर्सेस ऑफ लाइट शुड भी कैसे होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं चौथे पॉइंट पे। ये बाकी के ऐसी 5 पॉइंट है। 2 सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी क्लोज टू ईच अदर, दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट जो है आपस में नज़दीक होना चाहिए, नहीं तो भाई पता ही नहीं चलेगा, इंटरफ्रेंस ही नहीं हो रहा है ना। अगर 2 सोर्सेज ऑफ लाइट है ये ऐसे, तो बाहर यहाँ से वेव्स बाहर निकलेंगे, मिक्स हो जाएंगी, है ना। मैं बोलता उधर पकड़ और उधर पकड़, अब देखो इंटरफ्रेंस के, अरे कब होगा, इतने दूर जाके होगा भी तो, है ना। तो इसीलिए नज़दीक होना ज़रूरी है ना। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन शुड बी वेरी लार्ज। तो सोर्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। बोले उससे क्यों, क्योंकि उससे काफ़ी बड़े बड़े इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आएंगे, इजी टू कैलकुलेट रहेंगे वो। नहीं तो अगर आपने देखा होगा कि जब वो लाइट है आप उसको नज़दीक लाते तो छोटा हो जाता, दूर ले आते तो बड़ा हो जाता, तो वही अगर डिस्टेंस बड़ा रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से उसका इंटरफेरेंस हो पाएगा। तो ठीक है, 5 भी इनफ है उसके। ठीक है, अब ये था कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। अब फिर इससे रिलेट होकर हमारे सामने आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तुमको आ सकता है, एक्सप्लेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थॉमस यंग, ये थॉमस यंग जो काफ़ी जवान थे, तो नाम है ना उनका यंग्स, हाँ वही समझ ले। हाँ तो ऐसा है कि थॉमस यंग जो है, जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड स्टडी कर रहे थे, है ना। देखो ये अब तक के जो ये बातें थी कि ऐसा करने से ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा, ये सिर्फ किताबी बातें थी, थ्योरेटिकल थी। किसी ने आज तक प्रैक्टिकल करके नहीं देखा था, किसी ने आज तक प्रैक्टिकल ट्राई करके नहीं देखा था। आई थिंक मैं ईयर के बारे में श्योर नहीं हूँ, जहाँ तक मुझे हल्का फुल्का याद है 1903 के आसपास की बात है शायद। थॉमस यंग ने ये कोशिश की कि देखो मसला क्या है कि अपने को ऐसे 2 सोर्सेस ऑफ लाइट चाहिए जो इक्वली ब्राइट हो, जो कोहेरेंट हो, जो फ्रीक्वेंसी मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी भी कैसी हो, सेम हो, मोनोक्रोमेटिक हो। यार मसला है कि ऐसे एग्जैक्ट 2 सोर्सेस ऑफ लाइट मिलना मुश्किल है। तो बोले अब कैसे करेंगे, तो भैया बंदे ने लगाया दिमाग, उसने बोला कि एक ही सोर्स ऑफ लाइट लो, क्योंकि उससे निकलने वाली सारी रेज एक जैसी होंगी, है ना, और उसको 2 रास्तों से पास करो। बोले वो कैसे पॉसिबल है, तो मैं बार बार मुझे वही डायग्राम नहीं बनाना था, तो इसीलिए छोड़ दिया मैंने इसको। आप समझो ऐसा, उन्होंने किए क्या प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लिया, टेढ़ी चलाने जा रही इसकी, तो एक कार्डबोर्ड लिया उन्होंने, उसमें छोटा सा पिन होल किया, और यहाँ पर सोडियम लैंप, सोडियम वेपर लैंप जो भी है यहाँ रखे उन्होंने, इस तरह से उसको ग्लो किया। यहाँ से लाइट आई, इस तरह से आगे बढ़ी। हाइजेन प्रिंसिपल क्या कहता है, एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो स्फेरिकल वेवफ्रंट आगे बढ़ रहा था, इस स्फेरिकल वेव, ये छोटे से होल ने अपने आप को क्या मान के चला, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। फिर उसने भी सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट किया। फिर क्या किए जनाब ने, यहीं पे एक और कार्डबोर्ड रखे और इसके सामने ऐसे 2 छोटे से होल कर दिए उन्होंने, एक सामने 2 छोटे से होल कर दिए। अब ये वेव आगे बढ़ाऊंगा वेवफ्रंट, ये होल्स, ये S1, ये S2, ये खुद को क्या मान के चलेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। फिर क्या बनाएंगे, ये सेकेंडरी वेवलेट्स। वो बस ऐसी डायग्राम बनेगा जैसा ये बना था ना,
वैसे डायग्राम बनेगा। और फिर सामने रहती है स्क्रीन आपके, फिर सामने रहती है स्क्रीन, और फिर इस स्क्रीन पे ये लाइट पड़ती है और इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। तो देखो आपने खास बात क्या नोटिस किया, उन्होंने क्या करे, एक ही सोर्स को दो रास्तों से भेजे, एक ये रास्ते से और एक ये रास्ते से, और लाइट को आपस में इंटरफियर होने दिया उन्होंने, है ना। फिर वो झंझट ही खत्म कि भैया एकदम एक जैसी होना चाहिए, क्योंकि भाई एक ही ओरिजिन है ना दोनों लाइट का, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगी वो। और फिर वो देखते हैं कि भैया हाँ मुझे जो यहाँ लाइट मिल रही है वो ये जो पैटर्न मिल रहा है एकदम स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना तमाशा क्यों। पहली बात तो ये समझना चाहिए, इतना डिज़ाइन बना रहे, अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए इतना सब करना पड़ा? नहीं रे भाई, बहुत बड़ी काम की बात थी ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, इसका मकसद आपका डिज़ाइन बनाना नहीं था, इसका मकसद ये था कि आप लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकें। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो बनाया गया, ये तामझाम किए मिस्टर थॉमस यंग ने, लाइट को आपस में इंटरफियर किए और एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट किए, तो उसके पीछे का मकसद ये था ताकि एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट हो जाए। उससे क्या होगा, तो बोले उससे हम लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भैया आपको मालूम है लाइट की वेवलेंथ नैनोमीटर्स में होती है ना, नैनोमीटर्स में एंगस्ट्रॉम डिग्रीज में होती है। अरे भैया तुमने कभी देखे कि अच्छा ये लाइट आ रही है, लाओ स्केल लाओ तो अभी गिन के दिखाता हूँ मैं, बोले कितनी वेवलेंथ है, पॉसिबल है ये? नहीं ना। तो भैया तुम ये गिन नहीं सकते अपने नेकेड आई से, मगर इंसान का दिमाग है ना, जो चीज़ को देख नहीं सकता मगर उसको फिर भी वो कैलकुलेट कर लेता है ना। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके फिर इंसान ने क्या किया, लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट किया। तो अब जैसा अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं है कि मैं अगला लूँ, क्योंकि उसको थोड़ा टॉपिक बड़ा है वो, तो जो इससे रिलेटेड टॉपिक जिसकी मैं बहुत इंपॉर्टेंस लेवल बता रहा था, बहुत ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंस लेवल बता रहा था, वो कल है। और याद रखना भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 99.99% चांस बोर्ड एग्जाम में ये आपके आएगा, ओनली 0.01% चांस है जिसका नहीं आएगा है। तो भैया ऐसा समझ के चलो कि कल तुम बोर्ड के एग्जाम की जो क्वेश्चन है, जो एक्चुअल क्वेश्चन आने वाला है, उसकी तैयारी के हिसाब से आ रहे बोर्ड एग्जाम वाले खासतौर से। हाँ, नीट वालों को भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उस पर बेस्ड है सब कुछ आगे का, तो वो तो नीट अगर आपको बोर्ड नहीं है टारगेट तो भी आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।